हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अलका एकेडमी। मैं हूं आपकी फ्रेंड अलका। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको 1000 सीरीज़ के पार्ट 3 के चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजीज के एमसीक्यूज़ करवाने वाली हूं। ओके फ्रेंड्स, तो हम आगे बढ़ेंगे उससे पहले मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और आने वाले सारे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चंस करते हैं जिसमें आज हम टॉप 50 क्वेश्चंस डिस्कशंस करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? कॉल्सनिक, पियाजे, स्किनर एंड हरलॉक। तो विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है, यह किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है? तो यह स्किनर द्वारा कहा गया है कि विकास एक सतत एवं धीमी प्रक्रिया है। एक सेकेंड फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, व्यक्तित्व विकास की अवस्था है। ऑप्शंस आर अधिगम एवं वृद्धि, व्यक्तित्व अध्ययन, उपचारात्मक अध्ययन और इनमें से कोई नहीं। तो व्यक्तित्व विकास की किस अवस्था में आता है? तो व्यक्तित्व विकास की अधिगम एवं वृद्धि के अवस्था में आता है। अधिगम मतलब लर्न करना और वृद्धि पढ़ना। तो व्यक्तित्व विकास की अधिगम एवं वृद्धि अवस्था में आता है। क्वेश्चन नंबर 53, विकास में वृद्धि से तात्पर्य है ज्ञान में वृद्धि, संवेग में वृद्धि, वजन में वृद्धि और आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि। तो विकास में वृद्धि से क्या तात्पर्य है? विकास में वृद्धि से तात्पर्य है आकार, सोच, समझ और कौशल में वृद्धि। विकास की वृद्धि से तात्पर्य है। क्वेश्चन नंबर 54, तनाव और क्रोध की अवस्था है शिशुअवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और वृद्धावस्था। तो तनाव जो हमें स्ट्रेस होता है और क्रोध जिसमें एंगर आता है, तो ये किस अवस्था में होता है? तो यह अधिकतर किशोरावस्था में पाया जाता है, तनाव और क्रोध की अवस्था। क्वेश्चन नंबर 55, बालक का विकास परिणाम है वंशानुक्रम, वातावरण, वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया का और आर्थिक कारकों का। तो बालक का विकास परिणाम है वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया का। क्वेश्चन नंबर 56, शारीरिक विकास का क्षेत्र है संज्ञान मंडल, स्मृति, अभिप्रेरणा और समायोजन। तो शारीरिक विकास किस क्षेत्र का है? तो शारीरिक विकास का क्षेत्र है स्नायु मंडल। इसका मतलब, इसका इंग्लिश होता है नर्वस सिस्टम। ठीक है। स्मृति मतलब जो हम याद रखते हैं, अभिप्रेरणा इट मीन्स मोटिवेशन और समायोजन इट मीन्स एडजस्टमेंट। तो शारीरिक विकास का किस क्षेत्र में आता है? तो स्नायु मंडल, नर्वस सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 57, श्याम पट्ट लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? अच्छी लिखावट, लेखन में स्पष्टता, बड़े अक्षरों में लिखना और छोटे अक्षरों में लिखना। तो श्याम पट्ट इट मीन्स ब्लैक बोर्ड। जो ब्लैक बोर्ड में जब हम लिखते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? तो लेखन में स्पष्टता होना चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए जिससे बच्चों को समझ में आए। तो यह सबसे महत्वपूर्ण है ब्लैक बोर्ड में लिखते समय। क्वेश्चन नंबर 58, शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि शारीरिक और गत्यात्मक विकास, संवेगात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास और नैतिक विकास। तो शरीर के आकार में क्यों वृद्धि होती है? तो शरीर के आकार में वृद्धि होती है शारीरिक और गत्यात्मक विकास के कारण।
क्वेश्चन नंबर 59, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है जन्म से 2 वर्ष तक, 2 से 7 वर्ष तक, 7 से 11 वर्ष तक और 11 से 16 वर्ष तक। तो संज्ञानात्मक इट मीन्स कॉग्निटिव, जो हमारे नॉलेज से रिलेटेड होता है, उसके विकास के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था कब से कब तक होती है? तो यह जन्म से 2 वर्ष तक होती है संवेदी क्रियात्मक अवस्था, जिसे संज्ञानात्मक विकास होता है। क्वेश्चन नंबर 60, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं, लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती है, बुद्धि का लिंग से संबंध नहीं है और सामान्यतः लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं। तो इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन सी इज द राइट, बुद्धि का लिंग से संबंध नहीं होता है और इसमें कोई भी भेदभाव नहीं है कि लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती हैं या लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, परामर्श का उद्देश्य है बच्चों को समझना, बच्चों की कमियों के कारण पता करना, बच्चों की कमियों का कारण पता करना, बच्चे की समायोजन में सहायता करना और उपरोक्त सभी। तो परामर्श का उद्देश्य क्या है? तो परामर्श का उद्देश्य उपरोक्त सभी है, बच्चों को समझना, बच्चों की कमियों का कारण का पता लगाना और बच्चों को समायोजन में सहायता करना, उन्हें एडजस्ट करने में सहायता करना। तो ये सभी परामर्श का एक उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 62, बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग है उन्हें धार्मिक पुस्तक पढ़ाना, शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना, उनका मूल्य शिक्षा पर मूल्यांकन करना और उन्हें प्रातःकालीन सभा में उपदेश देना। तो बच्चों में अगर नैतिकता स्थापित करना है तो उसका सर्वोत्तम मार्ग क्या है? तो उसका सर्वोत्तम मार्ग शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना। अगर शिक्षक अच्छे से आदर्श रूप में व्यवहार करेंगे तो उन्हें देखकर बच्चे भी उसी तरह व्यवहार करेंगे। तो यह नैतिकता की स्थापना का सर्वोत्तम मार्ग है। क्वेश्चन नंबर 63, शिक्षा में फ्रोबेल का महत्वपूर्ण योगदान था डैश का विकास, व्यावसायिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, किंडरगार्टन और लैटिन स्कूल। तो जो फ्रोबेल थे उनका महत्वपूर्ण योगदान किस स्कूल का था? तो किंडरगार्टन स्कूल। क्वेश्चन नंबर 64, एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है प्रतियोगिता की भावना का, सहयोग की भावना का, प्रतिद्वंद्विता की भावना का और तटस्थता की भावना का। तो एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य किस चीज़ का बढ़ावा देता है? तो यह सहयोग की भावना का बढ़ावा देता है। क्वेश्चन नंबर 65, शिक्षक का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है आजीविका कमाना, बच्चे के सर्वांगीण विकास, पढ़ना एवं लिखना सीखना और बौद्धिक विकास। तो शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या होता है? तो बच्चे का सर्वांगीण विकास होना, उन्हें सभी तरह से विकास करना ही शिक्षक का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 66, डैश तथा डैश के विशिष्ट अन्योन क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकते हैं वंशानुक्रम, पर्यावरण, चुनौतियां, सीमाएं, स्थिरता, परिवर्तन और खोज और पोषण। तो राइट आंसर है वंशानुक्रम और पर्यावरण की विशिष्ट अन्योन्य क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकते हैं। सो राइट आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 67,
भारत सरकार की कंप्यूटर आधारित अधिगम प्रक्रियाएं के माध्यम से छात्रों को सीखने के लिए आईटी स्कूल योजना वर्ष डैश में शुरू किया गया था। 2001, 2003, 2004 और 2006। तो आईटी स्कूल योजना किस वर्ष शुरू किया गया था, जिसमें कंप्यूटर आधारित अधिगम प्रक्रियाएं छात्रों को सिखाने के लिए किया गया था। तो यह 2004 में योजना शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 68, 6 से 14 वर्ष के बीच की आयु के बच्चे को एक मौलिक अधिकार के रूप में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने के उद्देश्य से सर्व शिक्षा अभियान वर्ष डैश में शुरू किया गया था। 1996, 1998, 2001 और 2003। तो जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उन्हें मौलिक अधिकार के रूप में मुफ्त, फ्री और अनिवार्य शिक्षा देने का सर्व शिक्षा अभियान किस वर्ष शुरू किया गया था? तो यह 2001 में शुरू किया गया था। जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उन्हें फ्री में और अनिवार्य रूप से शिक्षा देना चाहिए। तो ये 2001 में यह अभियान शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 69, स्तरीय गुणवत्तापूर्ण शिक्षक शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम ढांचा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा वर्ष में निकाला गया था। 1990, 1992, 1998 और 1996। तो स्तरीय शिक्षक शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम ढांचा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा किस वर्ष निकाला गया था? तो यह 1998 में निकाला गया था। क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण प्रभाव शिक्षक की प्रभावकारिता पर निर्भर करती है? विद्यालय की संरचना, शिक्षक को विषय की समझ, शिक्षक की योग्यता और शिक्षक की लिखावट। तो शिक्षण की प्रभावकारिता किस पर निर्भर करती है? तो शिक्षक का विषय की समझ होना ही शिक्षण की प्रभावकारिता पर निर्भर करती है। क्वेश्चन नंबर 71, शिक्षक निम्नलिखित के लिए शिक्षण संबंधी सहायता सामग्री का उपयोग करते हैं। छात्रों को प्रभावित करने के लिए, शिक्षण को रोचक बनाने के लिए, छात्रों को एकाग्रचित बनाने के लिए और छात्रों के अंदर शिक्षण रखने के लिए। तो शिक्षक निम्नलिखित के लिए शिक्षण संबंधी सहायता सामग्री का क्यों उपयोग करते हैं? शिक्षण को रोचक बनाने के लिए वे शिक्षण संबंधी सहायता सामग्री का उपयोग करते हैं, जिससे बच्चों को शिक्षण करने में सही लगे। क्वेश्चन नंबर 72, यदि बुलाए जाने पर कुछ छात्रों के माता पिता अभिभावक आकर शिक्षक से नहीं मिलते हैं तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? माता पिता को लिखना चाहिए, जाकर उनसे मिलना चाहिए, वैसे छात्रों को दंडित करना चाहिए और वैसे छात्रों को अनदेखा करना चाहिए। तो यदि टीचर के बुलाने से अगर कोई अभिभावक नहीं आते हैं तो शिक्षक को जाकर उनसे मिलना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 73, किसी पठन सामग्री को एक रूप में पढ़ना डैश पढ़ाई के रूप में जाना जाता है? बंडित, समूहित, अंतरालित और इनमें से कोई नहीं। तो किसी भी एक पठन सामग्री को एक रूप में पढ़ना, इसे किस पढ़ाई के रूप में जाना जाता है? तो इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 74, पाठ्य चर्चा निर्माण को कार्य माना जाता है? एक नेमी कार्य, एक विशेषज्ञता कार्य नहीं, एक अत्यधिक विशेषज्ञता कार्य और एक महत्वपूर्ण कार्य नहीं। तो पाठ्य चर्चा निर्माण का कार्य माना जाता है तो एक अत्यधिक विशेषज्ञता कार्य। तो पाठ्य चर्चा निर्माण का कार्य अत्यधिक विशेषता कार्य माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 75, विद्यार्थियों की प्रशंसा की जानी चाहिए? एकांत में, अलग से,
लोगों के बीच और व्यक्तित्व रूप से। तो विद्यार्थियों की प्रशंसा की जानी चाहिए लोगों के बीच विद्यार्थियों की प्रशंसा करनी चाहिए जिससे उनका मनोबल बढ़े। क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में से क्या उसे खांचे या रेंज को सूचित करता है जिसके भीतर किसी योग्यता या गुण के लिए किसी व्यक्ति के प्रवीणता का स्तर का फैसला किया जाता है। तो निम्नलिखित में से क्या उस खांचे या रेंज को सूचित करता है जिसके भीतर किसी योग्यता या गुण के लिए किसी व्यक्ति के प्रवीणता स्तर का फैसला किया जाता है? ग्रेड एवं अंक दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो ऐसा कौन सा खांचा या रेंज है? तो ग्रेड में जिससे किसी योग्यता या गुण के लिए किसी व्यक्ति का योग्यता और गुण का स्तर का फैसला किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 77, अनुसंधान से पता चलता है कि हमारी पढ़ाई का डैश हिस्सा दृश्य और श्रवण अंगों के माध्यम से ग्रहण किया जाता है। 60%, 85%, 50% और 95%। तो हमारी पढ़ाई जो है दृश्य और श्रवण अंगों के माध्यम से ग्रहण किया जाता है, कितना %? तो यह 85% जो हमारे दृश्य और श्रवण अंगों के माध्यम से ग्रहण किया जाता है। हम देख के और सुन के जो उस चीज़ से ग्रहण करते हैं वो 85% होता है। क्वेश्चन नंबर 78, वर्ग कक्षा के माहौल में एक सकारात्मक पढ़ाई वातावरण स्थापित और मजबूत करने के अधिकार को निश्चयात्मक अनुशासन बढ़ावा देता है से कुछ लेना देना नहीं होता की जरूरत नहीं होती। तो कक्षा में एक सकारात्मक पढ़ाई वातावरण स्थापित करना मजबूत करने से अधिकार को निश्चयात्मक अनुशासन बढ़ावा देता है। अगर कक्षा में सकारात्मक वातावरण होता है तो बच्चे पढ़ने में सही रहते हैं, उन्हें मन लगता है। तो कक्षा में सकारात्मक वातावरण होना बहुत ज़रूरी होता है। क्वेश्चन नंबर 79, जब किसी शिक्षक पर प्राधिकारी हावी होते हैं और उसे अन्य कार्य करने के लिए विवश किया जाता है तो उसकी क्षमता कई गुना बढ़ती है, घटती है, अंशतः बढ़ती है और अप्रभावित रहती है। तो किसी शिक्षक पर प्राधिकारी हावी करते हैं और उन्हें अन्य कार्य करने के लिए विवश करते हैं तो उनकी क्षमता घट जाती है। अगर उन्हें अन्य कार्य करने के लिए विवश किया जाता है तो उनकी जो क्षमता होती है वे घट जाती है। क्वेश्चन नंबर 80, छात्रों के सही मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए? रचनात्मक मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन, कोर्स के अंत में मूल्यांकन और प्रत्येक छमाही पर मूल्यांकन। तो छात्रों का सही मूल्यांकन करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए? तो सतत मूल्यांकन, मतलब हमेशा ही उसका मूल्यांकन करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 81, एक शिक्षक को समाज में सम्मान मिलना चाहिए जब वह एक आदर्श जीवन जीता हो, निष्ठापूर्वक अपनी ड्यूटी करता हो, प्रभावकारी तरीके से पढ़ाने में सक्षम हो और ये सभी। तो एक शिक्षक को समाज में सम्मान मिलना चाहिए जब वह, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, एक आदर्श जीवन जीता है, निष्ठापूर्वक अपनी ड्यूटी करता है और प्रभावकारी तरीके से पढ़ाने में सक्षम हो। क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित में से किसे आस अधिगम की सबसे उचित परिभाषा मानेंगे? समस्याएं हल करना, विशिष्ट हुनर का विकास, आचरण संबंधी प्रवृत्ति का विकास और इनमें से कोई नहीं। तो अधिगम की सबसे उचित परिभाषा किसे माना जाएगा? इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 83,
कोई व्यक्ति एक प्रभावकारी तरीके से एक हुनर कैसे सीख सकता है? अवलोकन करके, सुनकर, पढ़ के और खुद करके। अगर कोई उसे एक हुनर सीखना है तो वो प्रभावकारी तरीके से किस प्रकार सीख सकता है? तो अगर वो खुद करता है फिजिकल, तो इससे वो ज़्यादातर सीख सकता है। क्वेश्चन नंबर 84, वर्णमाला की पहचान डैश वर्ष की आयु में शुरू होती है? 6 वर्ष, 5 वर्ष, 4 वर्ष और 3 वर्ष। तो वर्णमाला जो होते हैं उस किस आयु में शुरू होती है? 3 वर्ष की आयु में बच्चे वर्णमाला पहचानना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 85, विद्यार्थियों में सामाजिक विकास विकसित करने हेतु एक अध्यापक को चाहिए कि वह जाने विद्यार्थियों के व्यक्तित्व रुचियों को, विद्यार्थियों के शारीरिक विकास को, विद्यार्थियों के सभी पक्षों को और विद्यार्थियों के कार्य निष्पादन को। तो विद्यार्थियों में सामाजिक विकास विकसित करने हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो वह जाने कि विद्यार्थियों के सभी पक्षों को उन्हें जानना चाहिए ताकि उनमें सामाजिक विकास विकसित कर सके। क्वेश्चन नंबर 86, शब्द आइडेंटिकल एलिमेंट्स समान तत्व निम्न में से गहन संबंध रखता है? समान परीक्षा, सहयोगियों में ईर्ष्या, अधिगम हस्तांतरण और समूह निर्देशन। तो आइडेंटिकल एलिमेंट्स जो होते हैं समान तत्व किससे गहन करने में संबंध रखता है? तो यह अधिगम हस्तांतरण में से संबंध रखता है। क्वेश्चन नंबर 87, स्फूर्ति अवस्था कहा जाता है? शैशवावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था और बाल्यावस्था। तो स्फूर्ति अवस्था किसे कहा जाता है? तो यह बाल्यावस्था को कहा जाता है, जिसमें काफ़ी एक्टिव होते हैं लोग, बच्चे। सॉरी फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 88, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, किसने कहा है? वुडवर्थ, रॉस, एनास्टशी और इनमें से कोई नहीं। तो वातावरण एक बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, यह किसके द्वारा कहा गया है? तो यह रॉस के द्वारा कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 89, संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यह कथन मानसिक विकास है, शारीरिक विकास है, ध्यान का विकास है और भाषा का विकास है। संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, तो यह मानसिक विकास है कि संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी, यह कथन मानसिक विकास के लिए है। क्वेश्चन नंबर 90, मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? विकास पूर्वानुमेय होता है, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, विकास रेखीय होता है और विकास निरंतर होने वाली प्रक्रिया है। तो मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो विकास रेखीय होता है, यह कथन गलत है। विकास पूर्वानुमेय होता है, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है और विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ये सब कथन सही है। बल्कि विकास रेखीय होता है, यह कथन गलत है। क्वेश्चन नंबर 91, शारीरिक विकास का क्षेत्र है स्नायुमंडल, मांसपेशियों में वृद्धि, एंडोक्रोंडल, गैलेंट्स और उपरोक्त सभी। तो शारीरिक विकास का क्षेत्र क्या है? तो उपरोक्त सभी ही शारीरिक विकास का क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 92, निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का निकाय नहीं है? समानता, भिन्नता, प्रत्यागमन और अभिप्रेरणा। तो इनमें से कौन सा वंशानुक्रम का निकाय नहीं है? तो अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा करना ही वंशानुक्रम का निकाय नहीं है। क्वेश्चन नंबर 93, 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है, यह कथन किसका है? मूरे, एडलर, क्रो एंड क्रो, जेबी वॉटसन। तो 20वीं शताब्दी में बालक को शताब्दी कहा जाता है, यह कथन किसका है?
तो क्रो एंड क्रो द्वारा यह कहा गया है कि बालक को शताब्दी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 94, इस अवस्था को मिथ्या पक्वता का समय भी कहा जाता है। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। तो किस अवस्था को मिथ्या पक्वता का समय भी कहा जाता है? तो बाल्यावस्था में को मिथ्या पक्वता का समय भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 95, शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। शारीरिक विकास की तीव्रता, दूसरों पर निर्भरता, नैतिकता का होना और मानसिक विकास में तीव्रता। तो शैशवावस्था की विशेषता नहीं है, तो नैतिकता का होना शैशवावस्था का विकास नहीं है। इस अवस्था में नैतिकता नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 96, शैशवावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है। सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, जिज्ञासा की प्रवृत्ति, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति और चिंतन प्रक्रिया। तो शैशवावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है, तो इनमें से कौन सा जो शैशवावस्था की विशेषता नहीं है? तो चिंतन प्रक्रिया यह शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 97, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी धीमी प्रक्रिया है? कॉल्सनिक, पियाजे, स्किनर और हॉरलॉक। तो विकास एक सतत और धीमी धीमी प्रक्रिया है, यह किस मनोवैज्ञानिक द्वारा कहा गया है? तो हॉरलॉक द्वारा यह कहा गया है कि विकास एक सतत और धीमी धीमी प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 98, बिग व हेड डैश की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है। परिवर्तन। परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। तो बिग व हेड डैश की अवस्था को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला शब्द है परिवर्तन। परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। तो ये किस अवस्था में होता है? यह किशोरावस्था में होता है। क्वेश्चन नंबर 99, मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। निम्न में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? निरंतरता, अनुक्रमिकता, सामान्य में विशिष्ट और प्रतिवर्ती। तो मानव विकास जो कुछ सिद्धांतों में आधारित होता है, तो इनमें से कौन सा सिद्धांत मानव विकास का नहीं है? तो प्रतिवर्ता जो मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 100, निचली कक्षाओं में खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, शिक्षण के समाज शास्त्रीय सिद्धांतों पर, शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रम सिद्धांत पर और शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांत पर। तो जो निचली कक्षाएं होती हैं उस खेल की पद्धति मूल रूप से आधारित होता है, तो विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर यह आधारित होता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये 50 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। आज 100 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए फ्रेंड्स। तो अगली वीडियो में हम और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और आने वाले सारे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। तो आप अपना ख्याल रखिए, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए। थैंक यू।